चलिए, आज का जो चैप्टर है आप लोगों का वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम लोग पढ़ेंगे कि पृथ्वी जो है उसके आंतरिक संरचना कैसी है। ठीक है, हमारी पृथ्वी कैसे बनी है, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें ठोस हैं, क्या द्रव हैं, क्या गैस हैं। ठीक है, जैसे हमारा वायुमंडल गैसों का बना है आप लोगों को पता होगा, लेकिन हमारी पृथ्वी कैसे बनी है, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इसके बारे में हमें जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी की जो अंदर के बारे में अगर हमें जानना होता है तो उसको हम लोग कहते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, और आंतरिक संरचना जो है कैसी है इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग क्लास 7 के जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चैप्टर दिया हुआ है, पृथ्वी को काटा गया है और उसको अलग अलग चीज़ों में निकाला गया है। मैं इमेज दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का में अगर हम पढ़ें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पृथ्वी को अलग अलग परतों में बांटा गया है। ठीक है, तो उन्हीं परतों के बारे में हमें जानना है कि पृथ्वी के कौन कौन सी परतें हैं। लेकिन आप लोग को पता होगा, जब हम वायुमंडल में ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान में कमी आती है। ठीक है, तापमान में कमी आती है। और जब हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो तापमान में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे जाएंगे वैसे तापमान में बढ़ोतरी होगी। क्यों? कि घनत्व ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, और जब ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, घनत्व ज़्यादा रहेगा तो तापमान भी क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। लिख रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे है। तो कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, या आज भी वैज्ञानिकों की समझ एक रहस्य बना हुआ है। आज भी क्या है, रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिक खोजों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा गया है। अब गौर करना सब लोग, हम लोग पृथ्वी के अंदर, ध्यान देना सब लोग बेटा, कि पृथ्वी के अंदर हम लोग अभी जब खुदाई, जैसे ये पृथ्वी की संरचना के बारे में दिया है, ये ऊपर से नीचे नीचे तक, लेकिन सब लोग ध्यान देना, पृथ्वी की के अंदर अभी तक हम खुदाई जो किए हैं वो अभी तक हम जो है 6,600 मीटर तक खुदाई किया हूँ, किलोमीटर नहीं मीटर तक खुदाई किए हैं। लेकिन कैसे, ड्रिलिंग के द्वारा। और हम अभी इसके अंदर हम लोग नहीं जा पाए हैं। तो जब अंदर हम लोग नहीं, ध्यान समझना ये बात को, जब हम अंदर नहीं जा पाए हैं तो हमें कैसे मालूम चला कि पृथ्वी के अंदर में कहीं मेंटल है, कहीं पे द्रव अवस्था है, तो कहीं ठोस है, ये हमें पता कैसे चला? तो इसके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए अगर एग्जाम में कभी आ जाए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए हमें पता कैसे चलता है, तो हमें पता चलता है किससे, भूकंप से। किसे पता चलता है, भूकंप से। तो वैज्ञानिकों ने भूकंप का सहारा लिया और उसी से हम जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान पाए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि भूकंप में 3 तरंगे होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। पी तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों चलती हैं जो पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में जाती हैं। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में जा रही हैं और तीनों अवस्थाओं में जा रही हैं, लेकिन उनकी गति में परिवर्तन हो रहा है पी तरंगों के। इसका मतलब है कि कहीं पृथ्वी में ठोस है तो कहीं आंतरिक क्षेत्र में द्रव है, फिर कहीं ठोस है। तो जो तरंगे हैं, तरंगों की गति के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगा लिया कि पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्रों का संरचना कैसी है और कैसे हमें उसके बारे में जानकारी रखनी है। अब समझ में आ गया कि अप्रत्यक्ष है ये भूकंप के तरंगों के माध्यम, ये क्योंकि प्रमाणित भी है, तो भूकंप की तरंगों से ही हमने पता लगा लिया कि पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र का संरचना कैसी है। तो पीटी में अगर क्वेश्चन कभी आ जाए, कहीं लिख लेना कि अगर पूछा जाए कि जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, तो आप लोग उसको बता सकें। ठीक है, अब यहाँ एक मैप देखना, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखो ये मैप है और ये ऊपर वाला भाग है क्रस्ट है। क्रस्ट मतलब होता है भूपापट्टी, भूपट्टी होती है। और ये जो है इस पे देखो महासागर भी है और महाद्वीप भी है। लेकिन महाद्वीपों की मोटाई क्या होगी, ज़्यादा होगी, और महासागरीय प्लेट की मोटाई क्या होगी, कम होगी। वही ये दिखाने का प्रयास किया है। अभी मैप बनाऊंगा तो और अच्छे से वहाँ समझ में आएगा। ठीक है, देखो यहाँ क्या लिख रहा है कि भूपापट्टी क्या है, क्रस्ट क्या है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि भूपापट्टी कहते किसको है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो ऊपर वाला ठोस भाग है जिस पर हम महाद्वीप और महासागर दोनों है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूपापट्टी बोलते हैं। भूपट्टी मतलब क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, यह ठोस है, किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। आप लोग देख ही रहे हैं ठोस, या ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। इसकी मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग है।
ठीक है। महाद्वीपों और महासागरों के नीचे क्या है, मोटाई अलग अलग है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई कितनी है, 5 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखो मैं फिर से देखो ध्यान से, तो चीजें आपको समझ में फिर से आ जाएंगी। देखो यहाँ पर तो महासागरों में इसकी मोटाई क्या है, कम है कि नहीं है। देखो यहाँ पर देखो क्रस्ट है और क्रस्ट की देखो यहाँ पे दिया है, तो ये महासागर में इसकी मोटाई कितनी है, 5 किलोमीटर, बहुत कम है। लेकिन महाद्वीपों मोटाई क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। जबकि क्या कह रहा है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक मोटी है। महाद्वीपों के नीचे कितनी है, 30 किलोमीटर, और महासागर के नीचे कितनी है, 5 किलोमीटर। लेकिन पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह 70 से 100 किलोमीटर तक मोटी है। तो हमारी जो क्रस्ट है वो 100 किलोमीटर तक मोटी है। लेकिन अगर औसत देखें तो 5 किलोमीटर की मोटाई महासागरों पे है और 30 किलोमीटर की मोटाई कहाँ है, महाद्वीपों पर है, ठीक है। एक मैप और आपको दिखा देते हैं जिससे चीजें समझ में आ जाए। ये देखिए यहाँ भी वही दिखाया गया है। तो देखो जहाँ पे महाद्वीप है तो महाद्वीपों की मोटाई क्या है, ज्यादा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ऊंचा भी है, और महासागर देखो पतला भी है, तो यहाँ इसकी मोटाई क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इसे लिथोस्फीयर भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये मैप बनाया है मैंने जो है एक अलग से, जिससे आपको समझ में चीजें अच्छे से आ जाए, ठीक है। अब देखो ये, तो देखो ये यहाँ पे 5 किलोमीटर की मोटाई मैंने महासागर की रखी है, और 30 किलोमीटर की मोटाई हमने किसकी रखी है, महाद्वीपों की रखी है। और ये देखो 30 किलोमीटर की, और टोटल कितनी मोटाई रखी गई है, 100 किलोमीटर, ठीक है। और ये दो भागों में बटा होता है, एक ऊपरी क्रस्ट और एक निचली क्रस्ट, दो भागों में ये बटा होता है, ठीक है। तो जो नीचे वाली प्लेटें होती हैं, ऊपर जो है क्रस्ट होता है, तो क्रस्ट जो है ये है स्थल मंडल, और ये कहाँ तक है, 30 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग स्थल मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। और स्थल मंडल बना किसका है, तो स्थल मंडल जो बना है वो बना है किसका, वो आगे बताऊंगा मैं, लेकिन अभी यहाँ बता देता हूँ। ये बना है सियाल का, बना है सिलिका और एल्यूमिनियम का बना हुआ है। अभी आगे बताऊंगा मैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, आगे क्या बात हो रही है कि भूकंपीय तरंगों, मैंने अभी क्या बताया, हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी कैसे मिली, भूकंपीय तरंगों से, उसकी गति से। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, भूकंपीय तरंगों में जो पी तरंगे हैं वो कैसे होती हैं, ध्वनि तरंगों की तरह होती है, जो ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलती है। लेकिन तीनों में जब चलेंगी तो गतियां क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। ध्वनि तरंगों की ठोस में गति सबसे ज्यादा होती है, द्रव में उससे कम होती है, और गैस में बिल्कुल कम होती है। तो इसी तरह हमें इसको समझना है, इसीलिए हमें वो पता चला है कि कैसे जो है पृथ्वी का आंतरिक संरचना है, ठीक है ना। भूकंपीय तरंगों की गति में अंतर के आधार पर क्रस्ट को भी दो उप विभागों, ऊपरी और क्रस्ट और निचली क्रस्ट में विभक्त किया गया भूकंप के कारण से, ठीक है, जो मैं बताया। ऊपरी क्रस्ट में पी तरंगों की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है तथा इसका घनत्व 2.8 होता है। तो इसका मतलब है कि वहां घनत्व क्या होगा, कम होगा, तो उसकी गति 6.1 किलोमीटर है। जबकि यहाँ देखो दिया है, आगे क्या लिख रहा है, जबकि निचली क्रस्ट में पी तरंगों की गति 6.9 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और यहाँ घनत्व कितना होता है, 3 किलोमीटर होता है। तो मैंने क्या बताया कि ठोस जो होता है, ठोस में ध्वनि तरंगे तेज चलती हैं। तो देखो यहाँ घनत्व ज्यादा है, अगर घनत्व ज्यादा होगा इसका मतलब है ठोस ज्यादा है वो, तो वहां तरंगों की गति क्या होगी, बढ़ जाएगी, और यहाँ गति क्या होगी, कम रहेगी आगे, ठीक है। तो ये हो गया पृथ्वी का क्रस्ट हो गया, जिसके में महाद्वीप भी शामिल है और महासागर भी शामिल है, ठीक है। लेकिन अब आगे अगर बात करें तो दूसरा है मेंटल। दूसरा कौन सा स्फीयर है, मेंटल है। इसको हम दुर्बलता मंडल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, दुर्बलता मंडल बोलते हैं। और ये भी जो है 3 भागों में विभक्त है, 3 भागों में विभक्त है। देखो 3 भागों में कौन कौन से, 30 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक का जो सीमा होती है दुर्बलता मंडल मेंटल की, उसको हम बोलते हैं मोहो असंबद्धता बोलते हैं। मोहो असंबद्धता मतलब ये हो गया कि मोहो नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए उनके नाम पर रखा गया। अभी बताऊंगा उसके बारे में। 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक यह है आपका ऊपरी मेंटल, और 700 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक है ये आपका निचला मेंटल। लेकिन एग्जाम में अगर ये आ जाए कि मेंटल की गहराई कितने तक है, तो 30 किलोमीटर से लेकर के कहाँ तक, 2900 किलोमीटर तक है ये, ठीक है ना। ये मैप में, ये देखो इस मैप में भी दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे मेंटल का जो 100 किलोमीटर से दिखा दिया गया है, वो औसत लिया गया है 2900 किलोमीटर गहराई तक। और फिर इसके बाद कौन सा इलाका आ जाता है, कोर का आ जाता है, ये उसको दिखाया गया है, ठीक है ना। दोनों मैप में ये आपको एक एक करके यहाँ चीजें बताई गई हैं। देखो यहाँ पे
ये देखो यहाँ पे यहीं से शुरू हो जाता है क्रस्ट, और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक क्रस्ट रहता है 2900 किलोमीटर तक, ठीक है ना। तो ये वही बनाया गया है जिससे आपको अच्छे से समझ में चीज़ें आ जाए, ठीक है ना। अभी बाकी और इसमें समझाना है चीज़ें तो आपको वो जैसे जैसे आएगा वैसे समझाता जाऊंगा, लेकिन अभी पहले हमें ये समझना है कि क्रस्ट के नीचे क्या है। तो उसके नीचे मेंटल है जिसे हम लोग दुर्बलता मंडल बोलते हैं, ठीक है। ऊपर स्थल मंडल और नीचे दुर्बलता मंडल कहा जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये बात याद रखना कि दुर्बलता मंडल कहते किसको हैं। तो जो मेंटल वाला है ये द्रव अवस्था में है। किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है मेंटल, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। आगे भी आगे और चीज़ें बताऊंगा तो और चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। ये मेंटल द्रव अवस्था में मैंने बताया था, किस लिए बताया? क्योंकि यहीं से मैग्मा निकलता है ना, और यही दुर्बलता मंडल के ऊपर देखो, यहाँ ध्यान से पहले आपको मैं समझा देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। देखो यहाँ ये पृथ्वी है और ये सॉरी ध्यान देना बेटा, ये पृथ्वी है और ये कोर है, और पृथ्वी का जो ऊपर वाला भाग है यही है क्रस्ट, जो पतली प्लेटों के रूप में जाना जाता है। ये हो गया क्रस्ट हो गया, ये हो गया कोर जो ठोस अवस्था में है, ये ठोस अवस्था में है, और जो बीच वाला भाग है ये द्रव अवस्था में है, और इसमें जो है सिलिका और मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है, अभी बताऊंगा मैं। और इसी दुर्बलता मंडल के ऊपर आपका स्थल क्या है? तैर रहा है। अब एक उदाहरण दे देता हूं आपको कैसे समझना है। मैंने अभी क्या बताया आपको कि दुर्बलता मंडल के ऊपर ही स्थल तैर रहा है, ध्यान समझना। यह है आपका स्थल जो दुर्बलता मंडल, ये ठोस अवस्था में है। किस अवस्था में है बेटा? ठोस। जबकि मेंटल मैंने क्या बताया, ये लिक्विड फॉर्म में है, द्रव अवस्था में है, ठीक है। और फिर ये किस फॉर्म में है? ठोस अवस्था में है। तो जो ये द्रव अवस्था के ऊपर कौन तैर रहा है? स्थल मंडल तैर रहा है। जैसे ये समझना है, जैसे ये नीचे द्रव है, पानी है, ऊपर कोई जहाज तैरता है, वैसे ही स्थल मंडल तैर रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना, एक उदाहरण और आपको देता हूं जो आपके लोगों के घर में है। आप लोग फ्राई पैन में दूध गरमाते हैं, सब लोग दूध गरमाए होंगे, ठीक है। ऐसा कोई नहीं जो दूध ना गरमाया हो, ठीक है। जैसे ये फ्राई पैन है, इसमें आपने दूध डाल दिया और दूध गर्म होना शुरू हो गया, दूध गर्म हो गया। गर्म होने के बाद आप दूध जब उबल जाता तो आप रख देते हैं कहीं। तो देखा होगा दूध जब ऊपर वायुमंडल पड़ता है तो हवाएं पड़ती हैं, तो ऊपर का जो दूध होता है उस पर एक मलाई बन जाती है। लेकिन मलाई के नीचे अगर हम उसको हाथ डाल के देखें तो नीचे दूध किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। सेम कंडीशन पृथ्वी का है। जो यह मलाई है, पतली सी मलाई है, वही है स्थल मंडल, और जो नीचे द्रव अवस्था में दूध भरा हुआ है वही है आपका दुर्बलता मंडल या मेंटल। बात समझ आया? और कभी आप जब मलाई पड़ जाए तो देखा होगा जब ठंडा होता, दूध शुरू होता है ठंडा होना, तो मलाई पतली पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे ठंडा दूध होता चला जाता है वैसे मलाई का जो साइज होता है क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है, बिल्कुल मोटी मलाई पड़ जाती है। और कभी मोटी मलाई पे हल्का सा उस पर उंगली से टच करोगे तो मलाई टूट जाती है। और कई प्लेटों में, जैसे प्लेटें पृथ्वी पर अलग अलग हो जाती हैं, वैसे कई टुकड़ों में मलाई बट जाती है। तो सेम कंडीशन किसके साथ है? पृथ्वी के साथ है, जो स्थल है और मेंटल है। आप समझ में बिल्कुल आ गया होगा आपको, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं मेंटल क्या कह रहा है। कह रहा है क्रस्ट के नीचे, देखो आ गया ना, क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। देखो वहाँ वह लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन फिर भी वहाँ घनत्व तो क्या है? ज़्यादा है वहाँ, क्योंकि जो वो लिक्विड है बहुत गाढ़ा लिक्विड है, ठीक, बहुत चिपचिपा लिक्विड है, इसलिए वहाँ घनत्व तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। निचली क्रस्ट में पी की, तो क्योंकि हमें पता कैसे चला है? भूकंप से, इसीलिए हम यहाँ भूकंप का सहारा लेकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये समझाया भी गया इसीलिए। निचली क्रस्ट में पी की 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ करके 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड से और 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। मतलब इसकी गति क्या हो गई? बढ़ गई। इसका मतलब नीचे और ठोस मिल गया, और ज्यादा ठोस मिला। इस तरह निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य एक असंबद्धता, कनेक्टिविटी पाई जाती है, का सृजन होता है। कनेक्टिविटी पाई जाती है, सृजन होता है, जिसकी खोज सर्वप्रथम मोहोरोबिकिक द्वारा 1909 में की गई थी। तो जो इन्होंने खोजा कि अचानक गति कैसे परिवर्तित हो गई, तो इसी कारण इस जो लाइन है उसको नाम इन्हीं मोहेर के नाम पर दे दिया गया है, और उसको मोहो, देखो यहाँ लिख दिया गया है, मोहो डिस्कनेक्टिव यूनिटी,
ये नाम उनको दे दिया गया है। ठीक है, तो ये अभी बताता हूँ ये क्षेत्र कहाँ पर है। ठीक है ना। आगे उन्होंने क्या बताया कि मोह असंबद्धता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार है, जो आयतन की दृष्टि से पृथ्वी के कुल आयतन का 83% है। तो पूरे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो पूरे पृथ्वी से ज्यादा मेंटल ही पाया जाता है। मैंने अभी क्या बताया, ये कोर इतना है और ऊपर का छोटा सा भाग, पतला सा भाग क्या है, आपका स्थल है, और बीच का सारा भाग क्या है, आपका मेंटल है। तो ये कितना परसेंट क्षेत्र पाया जाता है, तो ये 83% एरिया में पाया जाता है। द्रव्यमान का 68%। ठीक है, ने भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर मेंटल को 3 भागों में विभक्त किया है। एक मोहेर, देखो ये एक मोहेर असंबद्धता से 200 किलोमीटर गहराई तक, और दूसरा 200 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर की गहराई तक, और तीसरा है 700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक। अब तीनों में समझा देता हूँ। देखो तीनों यहाँ बना हुआ है। देखो 30 किलोमीटर की से लेकर के 2900 किलोमीटर तक कौन है, मोहेर असंबद्धता है। ठीक है, डिस्कनेक्ट यूनिटी का क्षेत्र है। ठीक है, मोहेर उन्होंने खोजा था। और क्यों खोजा था, इन्होंने बताया कि अचानक से वो तरंगों में गति बढ़ जाती है, इसी कारण इस एरिया को उन्होंने क्या कहते हैं, है मेंटल ही, लेकिन उसको कहते हैं मोह असंबद्धता बोलते हैं, डिस्कनेक्टिव यूनिटी बोला जाता है। ठीक है, 200 से लेकर के 700 किलोमीटर की 700 किलोमीटर, मीटर नहीं है अब यहाँ, किलोमीटर है, किलोमीटर की गहराई तक ऊपरी मेंटल कहलाता है, और 700 से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक निचला मेंटल कहलाता है। और ये पूरा क्षेत्र मेंटल कहलाता है या दुर्बलता मंडल कहलाता है। और ये किसका बना है, सीमा का बना है। सीमा मतलब SIMA से बना हुआ है। SIAM का मतलब हो गया सिलिका, SI का मतलब सिलिका, और MA का मतलब मैग्नीशियम। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो धरातल के नीचे मेंटल है वो किसका बना है, तो बताना होगा आपको कि उसमें सिलिका और मैग्नीशियम का बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए उसको हम सीमा कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सीमा कहते हैं। ठीक है ना। और जो क्रस्ट बना है वो किसका बना है, बेटा सियाल का बना है। सियाल का क्या है फुल फॉर्म, देखो सियाल में SIAL लिखा हुआ है, तो SI का मतलब क्या है, सिलिका, और AL का मतलब क्या है, एल्यूमिनियम। तो क्रस्ट किसका बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम का बना है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। तो इसीलिए किताबों में क्या लिखा होता है कि सियाल सीमा पर तैर रहा है। कई लोगों को समझ में नहीं आता है, देखो ध्यान से, ये सियाल है, ये सीमा है। सीमा द्रव अवस्था में है और सियाल ठोस अवस्था में है। तो क्या मैंने क्या बोला कि सियाल सीमा पर तैर रहा है। देखो ये तैर रहा है कि नहीं तैर रहा है, अब समझ में आ गया। यही चीज है, NCERT में ही दिया हुआ है। तो कई लोग समझ नहीं आता कि क्या पूछ रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, अब याद रहेगा कि मेंटल किसका बना हुआ है और आपका स्थल क्रस्ट किसका बना हुआ है। अब ये बात आप याद रखना। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते, अब आगे क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पे दे दिया, दोबारा मैं बात कर लेता हूँ। कह रहा है कि मोहेर जो डिस्कनेक्टिव यूनिटी का जो क्षेत्र है वहां से 200 किलोमीटर की गहराई तक का भाग है, फिर 200 से 700 किलोमीटर गहराई तक का भाग, और 700 से 29 किलोमीटर गहराई तक का भाग। ये मेंटल को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। ऊपरी मेंटल में 100 से लेकर 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति मंद पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है, क्योंकि थोड़ा लिक्विड है, लेकिन 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड मिलती है। अतः इस भाग को निम्न गति का मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि वहां तरंगें थोड़ा कम हो जाती हैं। ऊपरी मंडल और निचले मंडल के बीच घनत्व का संबंधी असंबद्धता को रोपेटी असंबद्धता कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काट देना, ये याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये मैं दे दिया हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे नोट्स में था इसलिए यहाँ पे आ गया, लेकिन अगर ये नहीं भी याद रहता तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ये कह क्या रहा है बता देता हूँ। कह रहा है कि जो ऊपरी और निचली मेंटल का क्षेत्र है उसका जो कनेक्टिविटी है उसको रोपेटी असंबद्धता बोलते हैं, डिसकनेक्टिव यूनिटी बोला जाता है। ये वाला क्षेत्र है, देखो ये वाला याद रहे चाहे ना रहे, याद रखना बस। ये वाला जो क्षेत्र है जो ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल को जो जोड़ रहा है, ये लाइन, इसी को बोलते हैं। ठीक है ना, ये बात याद रखना। तो अगर ये याद आपको नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना डीपली क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है। ठीक है ना, अभी आज तक ना कभी आया है, अगर आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं है और ना ऐसे कभी पूछा गया है। ठीक है, अब हम तीसरा बात करते हैं क्रोड की या कोर की बात करते हैं। हिंदी में क्रोड लिखा है, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा होगा, कोर लिखा होगा। ठीक है, तो कोर भी 2 भागों में बटा हुआ है बेटा, सब ध्यान देना। ये पहले मैप आप लोग एक बार देख लो। देखो
2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर के और 6371 किलोमीटर की गहराई तक ये कोर का क्षेत्र कहलाता है, या क्रोड या कोर। ठीक है, और कोर किस अवस्था में है, तो याद रखना बेटा, कोर ठोस अवस्था में है। कोर किस अवस्था में है, कोर ठोस अवस्था में है। और किसका बना है, नीफे का बना हुआ है। नीफे से कोर किसका बना है, नीफे का बना हुआ है। और मेंटल किसका बना है, सीमा का। स्थल किसका बना है, सियाल का बना है। अभी सब आगे फिर बताऊंगा मैं। अब देखो यहाँ बेटा नीफे दिया हुआ है, ध्यान देना। नीफे का फुल फॉर्म क्या है, NiFe लिखा है। तो Ni का मतलब हो गया निकेल, और Fe का हो गया आयरन या फेरियस, लोहा। तो जो कोर क्यों ठोस है, क्योंकि लोहे और निकेल का बना हुआ है। तो लोहा और निकेल क्या होता है, ठोस होता है। तो इसीलिए क्रोड जो है आपका निकेल और किसका बना है, आयरन का बना है। याद रहेगा। अब देखो, दो कोर जो है दो भाग में बटा है, एक बाह्य कोर, एक आंतरिक कोर। इसका घनत्व सबसे ज्यादा है, इसका घनत्व थोड़ा कम है। तो 2900 किलोमीटर की गहराई से लेके 5150 किलोमीटर गहराई तक बाह्य कोर, और 5150 से लेकर के और 6371 किलोमीटर गहराई तक आंतरिक कोर पाया जाता है, क्रोड या कोर। ठीक है, लेकिन पूरे कोर गहराई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर से लेकर के कहां तक, 6371। और क्रोड किसका बना हुआ है बेटा, तो नीफे का बना हुआ है। ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना। आगे अब समझना आसान हो जाएगा बिल्कुल। एक बार मैप आप समझ गए हैं। लिखा है कि पृथ्वी के क्रोड का विस्तार 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर अर्थात पृथ्वी के केंद्र तक है। तो पृथ्वी का केंद्र की गहराई कितनी है, ऊपर से लेकर 6371 किलोमीटर तक। निचले मेंटल के आधार पर पीत रंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। अचानक वृद्धि क्यों हो गई, क्योंकि घनत्व क्या हो गया, बढ़ गया, और 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। यहाँ गति क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि वहाँ लोहा ज्यादा है ना, इसीलिए। ध्यातव्य है कि गति में यह वृद्धि चट्टानों के घनत्व में एकाएक परिवर्तन 5 पॉइंट से लेकर को दर्शाता है, जिससे इस प्रकार की असंबद्धता उत्पन्न होती है, जिसे गुटेनबर्ग विस्टार्ट असंबद्धता कहते हैं। अब करना गुटेनबर्ग ये क्या है, तो ये भी आंतरिक और बाह्य कोर की सीमा को निर्धारित करती है, ये वाली। इसी को गुटेनबर्ग कहते हैं, ये वाला, इसी को गुटेनबर्ग कहते हैं, सीमा। ठीक है, जिसको जो बाह्य कोर और आंतरिक कोर को विभाजित कर रहा है। ठीक है ना, इसीलिए उसको बोला जाता है। ठीक है ना, अब याद रहेगा सबको। अब बाकी PDF आपको मिल जाएगा, आप इसको पढ़ते रहना। जहाँ कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछिएगा। अब क्या कह रहा है, गुटेनबर्ग असमर्थता से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक के आग लिख दिया गया है। भाग को दो उप विभागों में विभक्त किया गया, एक बाह्य कोर और एक आंतरिक कोर। तो बांटा किसने, गुटेनबर्ग एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही बांटा था। तो कोर दो भागों में बटा हुआ है, एक बाह्य कोर में और एक आंतरिक कोर में, एक आउटर कोर एक इंटरनल कोर। ठीक है ना। और यह है आपका, दिखा देता हूं मैं आपको एक बार मैप फिर से। यह है आपका कोर, देखो यहाँ, ये देखो, ये आउटर कोर, ये इंटरनल कोर। ठीक है, ये देखो यहाँ संख्या जो लिख दी गई, इस पे मत जाना। ये यहाँ देखो 6378 लिखा है, मैंने 6371 लिखा है, तो 71 ही होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये बात याद रखना। ठीक है ना। यहाँ देखो लिख भी दिया गया है, नॉट टू स्केल। ठीक है, तो ये बात याद रखना, अगर ये आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना। अब आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। तो हमारी पृथ्वी बेटा किसका किसका बना है, तो हमारी पृथ्वी पर तीन क्षेत्र पाए जाते हैं भूकंपीय तरंगों के आधार पे। एक ऊपर का ठोस जो स्थल मंडल, बीच का द्रव मेंटल है, दुर्बलता मंडल, और फिर नीचे का जो ठोस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग कोर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी जो है ऐसे ही पाई जाती है। ठीक है, ये आंतरिक भाग ऐसे ही पाया जाता है, एक बाह्य कोर एक आंतरिक कोर। ठीक है, अब यहाँ देखो पूरा एक डायग्राम के माध्यम से दे दिया गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। अभिनव मत, अभिनव मतलब होता है नवीन मत कौन सा है। ठीक है ना, नवीन मत है क्या। भूपपट्टी 30 किलोमीटर की मोटाई है, ऊपरी परत निचली परत। मेंटल 30 किलोमीटर से लेकर 29 किलोमीटर तक है। मोह असंबद्धता है 200 किलोमीटर तक, 200 से लेकर 700, फिर 700 से 2900। फिर क्रोड कितना है, 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। ठीक है, ये पूरा दे दिया गया है एक आपको डायग्राम के माध्यम से, किसकी कितनी गहराई है, जिससे आपको समझने में क्या हो जाए, आसानी हो। ठीक है ना।
अब आगे बढ़ें। अब यहाँ दिया है कि समस्त पृथ्वी तथा क्रस्ट के निर्माण के तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, अब यहाँ दिया है कि जो हमारा जो पृथ्वी का क्रस्ट है या पृथ्वी है उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, समस्त पृथ्वी में और क्रस्ट में दो अलग अलग बातें हैं बेटा, सब बहुत ध्यान से समझना। तो ये चीजें याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से बार बार आता है। ठीक है, पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है लोहा। ठीक है, आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा है पूरे पृथ्वी पर। लेकिन क्रस्ट की बात करें, भूपा पट्टी बात करें, तो सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन 44.6%। ठीक है, ये अंतर समझ में आया कि पूरे पृथ्वी सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, लोहा, लेकिन तत्व में, लेकिन सबसे ज्यादा क्रस्ट पे क्या पाया जाता है, तो आपका क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन कम से कम 10-12 बार आ चुका है, तो इसलिए हमें जानना बेहद जरूरी है। ऑक्सीजन 30% पाया जाता है पूरे पृथ्वी पर, लेकिन यहाँ 46% पाया जाता है क्रस्ट में अकेले। दूसरा, समस्त पृथ्वी पर 3 नंबर पर सिलिका, 4 नंबर पर मैग्नीशियम, 5 नंबर पर निकेल, 6 नंबर पर गंधक, 7 नंबर पर कैल्शियम, 8 नंबर पर एल्यूमिनियम पाया जाता है। इतने तत्वों के मात्रा को यहाँ दिखाया गया है कितना परसेंट में कौन कौन पाया जाता है। जबकि क्रस्ट पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है बेटा, ऑक्सीजन। इस बात को हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ से गलती ना होने पाए आप लोगों की, ये बात हम हमेशा गौर करना। ठीक है, अब देखो यहाँ तो पृथ्वी सबसे ज्यादा क्या पाया गया, क्रस्ट पर ऑक्सीजन, फिर क्या पाया गया, सिलिका, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा। देखो यहाँ क्रस्ट में लोहा की मात्रा 5% है, लेकिन पूरे पृथ्वी पर कितना है, 35% है, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, कोर में ज्यादा लोहा भरा हुआ है। जो कोर है आपका वो लोहे का ही बना हुआ, तो इसलिए उसकी संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लेकिन हम केवल क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट में लोहा केवल 5% है। ठीक है ना, बाकी 30% लोहा कहाँ है, मेंटल और कोर में है। ठीक है, फिर मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम। ठीक है, तो ये ऐसे ही आपको बताना है चीजें। अब देखो सोडियम हो गया, तो सोडियम और पोटेशियम हो गया, और आपका ये चीजें क्या है, केवल स्थल में पाए जाते हैं, धरातल के नीचे नहीं पाए जाते हैं सोडियम वोडियम। ठीक है ना, तो ये आपको एक लिस्ट दे दी गई है, यहाँ से क्वेश्चन आता है बार बार, और जब आए तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत ना होने पाएगा। ठीक है ना, ये आपको समझ में पूरी बात आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ दिया है पृथ्वी की विभिन्न परतें। ठीक है, ये तो समझ में सबको समझ में आ गया होगा कि मैंने जो बताया आप लोगों को। ठीक है, अब हम बात करेंगे पृथ्वी की विभिन्न परतें। वही जो मैंने वहां समझाया था वही यहाँ लिखा हुआ है, देख लो यहाँ ध्यान से। रासायनिक संगठन के आधार पर, ठीक है, पृथ्वी की संरचना को रासायनिक संगठन के आधार पर एडवर्ड स्वेस ने 3 भागों में विभक्त किया है। किसने बांटा है, एडवर्ड स्वेस ने बांटा है। तो इस बात को याद रखना कि पृथ्वी को रासायनिक आधार पर किसने बांटा था, एडवर्ड स्वेस ने बांटा था। उन्होंने क्या बताया, पहला है सियाल। परतदार सैलों के नीचे सियाल की एक परत पाई जाती है जिसकी रचना ग्रेनाइट चट्टान से हुई है। इस परत की रचना सिलिका और एल्यूमिनियम से हुई है, मैंने अभी बताया था आपको। तो क्रस्ट का निर्माण किससे हुआ है, सिलिका से हुआ है, जिसमें आपका सिलिका और एल्यूमिनियम मिल करके ही सियाल कहलाते हैं। जो इंग्लिश वर्ड ये इंग्लिश इसका 2 अक्षर लिया गया है, और सिलिका एल्यूमिनियम का 2 अक्षर लेकर के ये बनाया गया है सियाल। तो सियाल का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो क्या बताओगे, सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, इसी कारण इस परत को सियाल कहते हैं। दूसरा है सीमा। सीमा जो है SIMA है। ठीक है, सियाल के नीचे दूसरी परत सीमा की है। रासायनिक बनावट के दृष्टिकोण से इनमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। सिलिका और क्या बेटा, मैग्नीशियम। तो सिलिका और Ma का मतलब क्या हो गया, मैग्नीशियम। ठीक है, इसी कारण इस परत को क्या बोलते हैं, सीमा बोला जाता है। और तीसरा है नीफे, NIFE। सीमा की परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत पाई जाती है, इसे नीफे कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना निकेल और फेरियस से मिलकर हुई है। इस प्रकार यह परत कठोर धातुओं से बनी है, जिस कारण इसका घनत्व अधिक है। आप समझ में आ गया, और घनत्व अधिक है तभी मैंने बताया था कि वहां पे जो तरंगे हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे बढ़ें तो आपकी समझ में आपको आ ही गया होगा कि पृथ्वी की 3 परतें हैं और किससे किससे बनी हुई हैं। ठीक है, एक है आपका सियाल, एक सीमा और एक नीफे। ये बात हमेशा आप लोग बेटा याद जरूर रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका गलत ना होने पाए। ठीक है ना,
अब बाकी आप लोग पढ़ना, कहीं कोई डाउट होगा तो आप हमसे ज़रूर पूछना, तो हम आपको पूरे फिर से बता देंगे इसको। और आप लोग जो है बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ना, ठीक है। और 2-3 बार जब इसको पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ोगे, 2-3 बार मैप देखोगे तो चीज़ें आपको बिल्कुल याद होती चली जाएंगी, ठीक है। थोड़ा जब आप लोग पढ़ा करें तो थोड़ा सोचा करें। देखो जब पढ़ने के बाद सोचते हैं तो हमें ज़्यादा याद होता है, ठीक है। तो पढ़ने के बाद जब सोचेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी, ठीक है ना।